हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। देखिए, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो सबसे पहले आप कंपनी की एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। एप्लीकेशन मनी आप देंगे तभी आपको कंपनी शेयर अलॉट करेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन का तो पैसा आपका जाएगा तभी आप अलॉटमेंट पे पहुंचेंगे। अब क्या होता है, जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है तब आप उस पैसे को ना दें। ठीक है, उसके बाद जब कंपनी अपनी फ़र्स्ट कॉल ड्यू करती है तब भी आप फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं। सेकंड या फाइनल कॉल कंपनी अगर ड्यू कर रही है उस टाइम भी आप वो पैसा नहीं दे रहे हैं। बस आपने एप्लीकेशन मनी दी और अलॉटमेंट शेयर्स की आपको मिल गई है, उसके बाद से आप पैसा दे नहीं रही है, ना अलॉटमेंट का, ना फर्स्ट कॉल का, ना सेकंड का। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है लेकिन आप फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं या सेकंड या फाइनल कॉल नहीं दे रहे हैं। थर्ड केस ये भी हो सकता है कि आपने अलॉटमेंट दे दी है, फर्स्ट कॉल दे दी, लेकिन आप सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहे हैं। कंपनी आपको कई बार वार्न कर चुकी है, आपसे मांग चुकी है पैसा, लेकिन आप पे नहीं करते हैं। तब डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि जो शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं उन शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं तो इसे हम बोलेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर, कि आपके शेयर फोरफिट हो गए, मतलब कंपनी ने आपके शेयर जब्त कर लिए। ठीक है, तो ये बनता है केस फोर फीचर ऑफ शेयर्स का। ठीक है, अब हम रीड करते हैं। इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल्स विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, ये नहीं है कि आप 3 साल बाद दे रहे हो, जो कंपनी ने टाइम पीरियड दिया उसी के अंडर अगर आप पे नहीं कर रहे हो अपनी अलॉटमेंट या फिर कोई भी कॉल, तो उसे बोलेंगे हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तब क्या होगा, डायरेक्टर्स आपके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे और इस चीज़ को हम बोलेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इट मे बी नोटेड दैट द शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ देम टू बी फॉरफिटेड। और कोई भी कंपनी शेयर्स को तभी फॉरफिट कर सकती है तब उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज़ की पहले से परमिशन दी हुई हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द फोर फीचर वैलिड इट इज़ असेंशियल टू फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द आर्टिकल्स। और किसी भी, मतलब अगर कंपनी किसी के शेयर्स फॉरफिट कर रही है और ये चीज़, इसकी आपको वैलिडिटी चेक करनी है कि भाई कंपनी ऐसे कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उसके लिए कंपनी को भी चाहिए कि वो जो भी उनके आर्टिकल्स में रूल्स लिखे हैं उन्हें फॉलो करे। इफ़ नो रूल्स आर गिवन इन आर्टिकल्स, अगर उन्होंने कोई भी अपने आर्टिकल्स में ऐसे प्रोविज़न नहीं बनाया है तो टेबल F शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। ठीक है, द यूजुअल प्रोसीजर इज दैट द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर्स टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट देयर ऑन। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी 14 days का टाइम पीरियड देती है कि आपने ये पैसा पे नहीं किया है, आप इसे इन 14 days के अंदर चाहे तो पे कर सकते हैं, और साथ ही जो आप अपना पैसा लेट पे करें उस पर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी आपको इन्हीं 14 days के अंदर देना है। तो ये एक तरीके से आखिरी मौका है अगर आप अपने शेयर्स को बचाना चाह रहे हैं तो। द नोटिस मस्ट स्टेट दैट इफ़ द अनपेड अमाउंट इज़ नॉट पेड, नोटिस ये कहता है कि अगर आपने अनपेड अमाउंट, मतलब जो पैसा आपने अभी नहीं दिया उसे आपने पे नहीं किया इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, तो आपके शेयर हो जाएंगे फॉरफिट। ठीक है, इफ़ इन स्पाइट ऑफ दिस नोटिस, और अगर इस नोटिस के बावजूद भी शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर्स, हिज शेयर में बी फॉरफिटेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। इन 14 days के बाद भी अगर कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हो रहा तो डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करके आपके शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द फोर फीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज़ रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और जब आपके शेयर्स ही फॉरफिट हो गए हैं तो आप कंपनी के मेंबर ही नहीं रहे, तो आपका नाम भी रजिस्टर्स ऑफ मेंबर से हटा दिया जाएगा। द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय हिम बिलोंग्स टू द कंपनी एंड इज़ नॉट रिटर्न टू हिम। अब जो शेयर होल्डर है उसने जो पैसा दे दिया है वो भी अब उसे वापस नहीं मिलेगा, वो अब कंपनी का पैसा हो चुका है और उसे वापस नहीं मिलेगा। जैसे ये शेयर होल्डर है, फॉर एग्जांपल ए, इसने क्या किया, एप्लीकेशन मनी दी थी 500 शेयर्स पे। ठीक है, उसके बाद इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी। अब कंपनी ने वार्न किया कि आप 14 days के अंदर ये पैसा
पे कर दीजिए वरना आपके शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं एप्लीकेशन मनी थी 10 रुपीज़ की, ठीक है। अब ये क्या करता है, 14 डेज़ के नोटिस के बाद भी पैसा पे नहीं कर पाता है, तब कंपनी क्या करेगी, इसकी ये जो 500 शेयर्स हैं इन्हें फॉरफिट कर लेगी, और जो ये पैसा कंपनी ने रिसीव किया था 500 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹10 मीन्स 5000 रुपीज़, ये कंपनी अपने पास रख लेगी और ए को वापस नहीं करेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ एंट्रीज़। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में अगर हमने शेयर्स को एट पार पे इशू किया है तो उस टाइम हम फॉरफिट करते टाइम क्या एंट्री करेंगे। उसके बाद आएगा जब हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे, ठीक है, उस टाइम फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी। और बस हमें ये 2 केस ही पढ़ने हैं, तो हम शुरू करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट पार। On forfeiture of shares, the share capital is reduced and as such, share capital account is debited by the amount which has been called so far on the forfeited shares। ये कह रहे हैं कि देखो, जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं, अलॉट करते हैं, तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अब क्या हुआ, ये शेयर्स कैंसिल आउट करने हैं हमें, ठीक है, तब हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करना है, जितना पैसा अभी तक कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, मतलब जो भी पैसा कंपनी ने अभी तक डिमांड किया है। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी थी, 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी, 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल थी और 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल थी। और फॉर एग्जांपल टोटल 20 रुपीज़ का शेयर हो गया। कंपनी ने अभी तक सिर्फ फर्स्ट कॉल ही कॉल अप की है, मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगा है, सेकेंड कॉल अभी मांगी ही नहीं है। तो कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगी 10 + 5 + 3 18, मतलब जितना पैसा कंपनी डिमांड कर चुकी है उसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उनका नंबर, ठीक है। जैसे ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया था, उसमें कितने शेयर थे, 500 शेयर्स, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया, फिर हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये दोनों वो अमाउंट है, देखो अलॉटमेंट को हमने क्रेडिट इसलिए किया कि अलॉटमेंट हमने रिसीव नहीं किया। अगर हम अलॉटमेंट को रिसीव कर चुके होते तब हम नहीं करते इसे। ऐसे ही शेयर कॉल को हमने रिसीव नहीं किया है तो शेयर कॉल को भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है। मतलब जो भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा आएगा जो कंपनी ने अब तक शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया है, ठीक है। आप एक बात समझो, कोई भी कंपनी है आपका वही तो पैसा फॉरफिट कर पाएगी, मतलब जब्त कर पाएगी, ले पाएगी जो पैसा आप उसे दे चुके हो, ठीक है। जो पैसा आपने पे ही नहीं किया उसे थोड़ी कोई फॉरफिट कर सकता है। इसलिए हमारा जो शेयर होल्डर था ए, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी, तो हम कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सिर्फ वही अमाउंट लिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब जो पैसा शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा उसे तो उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और जो पैसा शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, जो हमने फॉरफिट कर लिया, उसे हम फॉरफीचर अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे इसे। इन केस कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय अ कंपनी, कॉल इन एरियर अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड इन द अबव एंट्री इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट्स। अब ये बताया अगर कंपनी ने उस टाइम यहाँ पे कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया होता, ठीक है, मतलब ना कि जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है अलॉटमेंट पे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अलॉटमेंट पे मतलब उस चीज़ को मेंशन ना करें, डायरेक्टली लिख दे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर हम उस टाइम बैंक अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट लिखे जो रिसीव हुई, जो रिसीव नहीं हुई उसे हम कॉल इन एरियर अकाउंट में डाल दें। तो अगर हमने ये चूज़ किया कि हम कॉल इन एरियर अकाउंट बना रहे हैं तो हमें इन्हें सेपरेटली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टोटल इकट्ठा हम लिख देंगे कॉल इन एरियर में जो भी पैसा आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस केस को। गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है और एक शेयर का प्राइस है ₹10, ठीक है, विच ही हैड पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन। अब जो गोपाल है उसने जो पैसा पे कर दिया उसे हम लिख देंगे एप्लीकेशन मनी उसने पे कर दी है ₹3। कितने शेयर्स है उसके पास, 100,
तो 100 पे @3 वो पे कर चुका है। एंड ₹2 ऑन अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट भी पे की है हमारे ₹2 की, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी ₹2। उसके बाद बट कुड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, लेकिन वो फर्स्ट कॉल पे ₹2 पे नहीं कर पाया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी है ₹2 की। अब देखो सिर्फ इतना ही लिखा है, फाइनल कॉल का कोई यहाँ पे मतलब हमें बताया नहीं है फाइनल कॉल के बारे में। इसका मतलब इन्हें ऐड करो आप, 3 + 2 5, 5 + 2 7। इसका मतलब एक शेयर तो ₹10 का था, लेकिन कंपनी ने अभी तक सिर्फ ₹7 ही मांगे थे, मतलब कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 7, ठीक है। फिर बताया इफ द शेयर्स ऑफ द गोपाल आर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, द एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर विल बी। अभी कह रहे कि फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद ही डायरेक्टर्स ने क्या किया, गोपाल के शेयर फॉरफिट कर लिए, तो आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगी, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट किया है। अमाउंट आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट है यहाँ पे ₹7, तो टोटल शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे ₹700 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो पैसा गोपाल ने पे नहीं किया है। देखो एप्लीकेशन तो उसने पे कर दिया है, अलॉटमेंट भी उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। इसमें अमाउंट आएगा उसके गोपाल के शेयर कितने 100, ठीक है। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है ₹2, मतलब ₹2 पर शेयर। तो टोटल शेयर फर्स्ट कॉल को हम जो क्रेडिट करेंगे वो करेंगे ₹200 से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगी 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफिट हम वो अमाउंट करेंगे जो गोपाल ने पे कर दी है, ठीक है। जो उसने पे नहीं की उसे तो हम फॉरफिट थोड़ी कर सकते हैं, ये आपको खुद ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ना यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि शेयर फॉरफीचर में अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी। शेयर फॉरफीचर में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो शेयर होल्डर पे कर चुका है। जैसे गोपाल एप्लीकेशन मनी पे कर चुका है और अलॉटमेंट मनी पे कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ₹3 हो गए एप्लीकेशन की और ₹2 हो गए अलॉटमेंट के, टोटल कितना हो गया ₹5। तो गोपाल ₹5 पे कर चुका है कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा 500 का अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिख देंगे कि 100 शेयर्स फॉरफिटेड। हमने कितने शेयर्स फॉरफिट किए, 100 शेयर्स फॉरफिटेड। क्यों किए, क्योंकि हमारे फॉर नॉन पेमेंट नहीं मिली हमें, किस पे, फर्स्ट कॉल पे। कितने ₹, की, ऑफ ₹2, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस यही करना था मैं। अब हम आएंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम। वो शेयर्स जिन्हें हमें प्रीमियम पे इशू किया था, मतलब ₹10 को ₹20 पे इशू किया था, मतलब उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे जब हम इशू करते हैं तो उसे कहते हैं इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। अब समझते हैं वाला केस। व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज़ रिसीव्ड। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है कि पहले ही आपके शेयर फॉरफिट हो गए प्रीमियम अमाउंट देने से पहले, या फिर आपने अभी प्रीमियम नहीं दिया था और तब आपके शेयर्स फॉरफिट हो गए। जैसे मैं एग्जांपल पे समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ₹10 का एक शेयर है, कंपनी उसे ₹15 का इशू करती है, ठीक है। एप्लीकेशन पे कंपनी डिमांड करती है ₹3, ठीक है। फिर अलॉटमेंट पे कंपनी डिमांड करती है ₹8, जिसमें ₹5 किसके हैं आपके इंक्लूडेड, प्रीमियम के। इसका मतलब क्या हुआ, चलो आगे पहले देख लेते हैं एक बार पूरा। फिर फर्स्ट कॉल पे कंपनी डिमांड करती है ₹2 और फाइनल कॉल पे ₹2, ठीक है। अब क्या हुआ, एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट तक पैसा दे चुका है, फर्स्ट कॉल नहीं देता और फाइनल कॉल नहीं देता, और उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब ये कौन सा केस बन गया, व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज़ रिसीव, कि फॉरफीचर तो हुआ है लेकिन प्रीमियम को रिसीव करने के बाद, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इफ प्रीमियम हैज़ बीन फुली कलेक्टेड it can't be cancelled even if that share is forfeited later on. As such, security premium account will not be debited in the entry for feature of shares, ठीक है। देखो इसमें ये बताया कि सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये कहता है कि अगर हमने प्रीमियम
फुली कलेक्ट कर लिया है तो हम प्रीमियम को एक बार कलेक्ट करने के बाद कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे हम एक बार शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देते हैं उसे डेबिट करके, लेकिन हम ऐसा प्रीमियम के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। इवन इफ दैट शेयर इज़ फॉरफिटेड लेटर ऑन, चाहे प्रीमियम रिसीव करने के बाद वो शेयर हम भले ही फॉरफिट कर दें, लेकिन तब भी हम प्रीमियम को कैंसिल नहीं कर सकते। एज सच सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे फॉर फ्यूचर के केस में, ठीक है। अब ये चीज़ हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। एक कंपनी है वो 10,000 शेयर्स इशू करती है और एक शेयर का प्राइस होता है ₹10, ठीक है, और प्रीमियम कितना है 3। तो यहाँ पे ₹2 आपका अलॉटमेंट मनी है और ₹3 प्रीमियम है, ठीक है। एप्लीकेशन पे कंपनी डिमांड करती है ₹4, अलॉटमेंट पे डिमांड करती है ₹5, फर्स्ट कॉल पे ₹2, सेकंड और फाइनल कॉल पे ₹2। खुशी है एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स है, वो क्या करती है, फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रही है और सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल मैं स्टार बना देती हूँ जो कॉल वो पे नहीं कर पा रही है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, अब कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। अब हमें एंट्री करनी है कि फॉरफिट होने पे क्या एंट्री होगी। अब देखो प्रीमियम यहाँ पे कंपनी रिसीव कर चुकी है और अभी हमने पढ़ा कि प्रीमियम को हम कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इसमें अमाउंट आएगा नंबर ऑफ़ शेयर। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे यहाँ पे, खुशी के पास 100, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 100 शेयर्स लिख दिया। कंपनी ने फुल अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया था तो मैंने यहाँ पे ₹10 लिखा है, तो टोटल हो गया 1000, ठीक है। अब खुशी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो मैंने यहाँ लिखा है 2 शेयर फर्स्ट कॉल। खुशी के पास कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स, फर्स्ट कॉल का अमाउंट है ₹2, तो उसने ₹2 के हिसाब से ₹200 नहीं दिए। इसी तरीके से हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल देखना है कि 100 शेयर्स पे सेकंड एंड फाइनल कॉल होती है ₹2 की, वो भी खुशी ने पे नहीं की, तो मैंने यहाँ दोनों को लिख दिया। फिर हम लिखेंगे 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट आएगा, ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट आएगा जो खुशी दे चुकी है पहले, ठीक है। देखो खुशी के पास 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स पे खुशी ₹4 एप्लीकेशन के दे चुकी है, प्लस 100 शेयर्स पे खुशी अलॉटमेंट के कितने रुपीस दे चुकी है, टोटल 5, जिसमें से अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं, ₹2, तो 100 शेयर्स पे ₹2 आ गए यहाँ पे। तो 100 × 4 400 प्लस 100 × 2 200, 400 प्लस 200, यहाँ पे हमने 600 लिख दिया टोटल, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि खुशी ने तो यहाँ पे प्रीमियम भी दिया है ₹3 का, 3 × 100 शेयर्स पे ₹300 का, उसका क्या करेंगे वो मैं आपको बता चुकी कि कभी भी हम प्रीमियम को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट लिखेंगे तब भी हम यहाँ पे प्रीमियम को मेंशन नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो इसे एक बार आप ध्यान से समझ लेना। बाकी जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। उसके बाद देखते हैं व्हेन फॉर फ्यूचर टेक्स प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज़ रिसीव्ड, कि हमने अभी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव भी नहीं किया था, मतलब उस स्टेज पे हम पहुँचे ही नहीं थे, उससे पहले ही शेयर हमारे फॉरफिट हो गए, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, व्हेन अ शेयर इज़ फॉरफिटेड ऑन विच द प्रीमियम हैज़ बिकम ड्यू बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ईदर होली और पार्शली। मतलब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी चाहे तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एप्लीकेशन पे ₹4 डिमांड कर रही है, अलॉटमेंट पे डिमांड करती है ₹5, जिसमें ₹3 प्रीमियम का होता है। फिर फर्स्ट कॉल पे डिमांड करती है ₹6, जिसमें यहाँ पे भी प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो कंपनी 2 स्टेज पे प्रीमियम लेती है, शेयर्स आपके फॉरफिट हो गए इस स्टेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रीमियम कंपनी ने पार्शली तो रिसीव कर लिया था, या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि प्रीमियम कंपनी फर्स्ट कॉल पे ही लेती है, अलॉटमेंट के टाइम पे कोई प्रीमियम नहीं था और इस स्टेज पे आपके शेयर्स फॉरफिट हो जाए अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही, तो इसका मतलब अभी भी वो स्टेज नहीं आई है प्रीमियम को रिसीव करने वाली। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये समझेंगे हम क्या करेंगे इसमें। तो द सिक्योरिटी प्रीमियम मस्ट बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम
नोट रिसीव्ड इन द एंट्री फॉर फीचर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम का अमाउंट हमने अभी तक रिसीव ही नहीं किया है उतने अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अगर हमने प्रीमियम रिसीव कर लिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कुछ भी नहीं करना, उसे भूल जाना है बस आपको। अगर आपने प्रीमियम अभी रिसीव नहीं किया फिर तो उसे कंसिडर करना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या एंट्री बताई है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया, किससे, जो अमाउंट हमने कॉल अप किया उस पर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को अकाउंट को डेबिट किया है, जितना प्रीमियम मैंने रिसीव नहीं किया है उतने अमाउंट से। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट पे जो पैसा मैंने शेयर अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं किया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये प्रीमियम रिसीव कर लिया तब ये वाली एंट्री करनी है। ये वाली एंट्री तब करनी है जब कंपनी ने अभी प्रीमियम रिसीव नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। फिर शेयर कॉल में भी वही आएगा जो अमाउंट कंपनी ने शेयर्स पे रिसीव नहीं किया है। फिर शेयर फॉरफीचर में अमाउंट वो आएगा जो कंपनी अब तक रिसीव कर चुकी है। ठीक है, अब इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल से। इफ़ द अबव एग्जाम्पल नंबर 2 इट इज़ assumed that Khushi had paid only application amount and did not pay allotment. First call, second and final call, the entry for forfeiture of Khushi share will be. अब इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, वही पुराना वाला एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर डिस्कस किया। मैं उसे अभी लिख देती हूँ यहाँ पे कि आपको बस ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे खुशी अलॉटमेंट भी नहीं दे पाई है। ठीक है, तो मतलब वो स्टेज आई नहीं है जहाँ वो प्रीमियम पे करती, पहले उसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो मैं लिख देती हूँ सारा डेटा 4522। एक सेकेंड, ये फाइनल कॉल है, ये फर्स्ट कॉल है, ये अलॉटमेंट है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें आपका ₹3 इंक्लूडेड है सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब जो खुशी है उसके पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं। ठीक है, और वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी देती है। तो ये वही केस बन गया कि अभी हमारी वो स्टेज ही नहीं आई थी कि हम प्रीमियम रिसीव करते और अभी आपका शेयर फॉरफिट हो गए हैं। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, अपने शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जितना कंपनी कॉल अप कर चुकी है। तो कंपनी पूरा पैसा कॉल अप कर चुकी है तो शेयर कैपिटल में आएगा हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स 100 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट 1000। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1000 लिख दिया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, 100 शेयर्स पे सिक्योरिटी प्रीमियम का ₹3 शेयर है, तो टोटल 300 अमाउंट है जो सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव नहीं किया। फिर यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे क्योंकि शेयर अलॉटमेंट हमने रिसीव नहीं किया। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में समझना क्या है आपका कि शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हमें टोटल अमाउंट लिखनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो वो है ₹5। नंबर ऑफ़ शेयर्स है 100, तो 100 इंटू 5। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल हमारी ₹2 पर शेयर जो हमने रिसीव नहीं की, तो 100 इंटू 200। इसी तरीके से फाइनल कॉल हमने 100 शेयर्स पे रिसीव नहीं की एट द रेट ऑफ ₹2। फिर है शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाएगी जो हम रिसीव कर चुके हैं, वो है हमारी एप्लीकेशन मनी 100 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹4, तो 100 इंटू 4। ठीक है, इन द अबव केस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वॉज ड्यू ऑन अलॉटमेंट। खुशी कुड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड एज सच शी कुड नॉट पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑल्सो। ये कह रहे कि खुशी अलॉटमेंट ही नहीं दे पाई। अब अलॉटमेंट ही नहीं दे पाई तो वो प्रीमियम कैसे देगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको 2 बात ध्यान रखनी है। अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव कर लेती है तो प्रीमियम को मेंशन नहीं करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रीमियम को अगर आपने प्रीमियम किसी से ले लिया है तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम रिसीव नहीं किया है तब आप प्रीमियम को मेंशन करेंगे। ओके, अब हमने पूरा फॉरफीचर का टॉपिक समझ लिया है। बस हमें अब क्या करना है, ये जो फॉरफिट हमने शेयर किए हैं कंपनी इनको अपने पास रख के क्या करेगी, इसलिए कंपनी इन्हें री इशू कर देती है। तो फॉरफिटेड शेयर्स को जब कंपनी री इशू करती है तो उस टाइम जो एंट्री होगी वो हमें एक बार समझनी है। उसके बाद हमारा पूरा फॉरफीचर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की क्लासेस में हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे।
Directors have the authority to reissue the forfeited share on such terms as they think fit. Directors जिस टर्म्स पे चाहें उस टर्म्स पे इन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज टू से दैट दे आर एट लिबर्टी टू रीइशू द फॉरफिटेड शेयर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. इसका मतलब ये है कि लिबर्टी उन्हें इस चीज़ की कि वो चाहे तो जो फॉरफिटेड शेयर है उन्हें उनकी ओरिजिनल अमाउंट पे इशू कर दे, या फिर उन्हें प्रीमियम पे इशू कर सकती है, या फिर डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है. ये 3 हमारे पास ऑप्शन है. However, if the shares are reissued at a discount, the amount of the discount can't exceed the amount previously received on these shares. अब ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी उसे डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है तो डिस्काउंट का अमाउंट उस अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकता जिस अमाउंट पे कंपनी ने उन्हें पहले मतलब जो अमाउंट कंपनी ने पहले रिसीव की थी इशू करते टाइम, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शेयर है ₹10 का जिस पे हम ₹3 ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, उन्हें हमने फॉरफिट कर लिया और रीइशू कर दिया दोबारा से, ठीक है. मिनिमम ₹7 मस्ट बी कलेक्टेड ऑन इट्स रीइशू. तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम ₹3 का दे सकते हैं, मतलब उतना ही दे सकते हैं जितना हम उस शेयर से पहले रिसीव कर चुके हैं, उससे ज़्यादा का हम डिस्काउंट नहीं दे सकते. तो कम से कम यहाँ पे कंपनी को ₹7 तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा. It means that maximum of ₹3 can be allowed as discount on the reissue of such shares. अगर कंपनी ने एक शेयर पे पहले ₹5 रिसीव कर लिए होते और शेयर का प्राइस है ₹10, तो कंपनी उसे मैक्सिमम ₹5 के डिस्काउंट पे ही इशू कर सकती थी, ठीक है. बस वही बात बताइए. अब देखो 3 केस है यहाँ पे. अगर जो फॉरफिटेड शेयर हम उन्हें पार पे इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अगर हम उन्हें प्रीमियम पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है. सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा. और अगर हम उसे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये जो डिस्काउंट है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वही मैक्सिमम अमाउंट है जो हम अभी तक उस शेयर पे पहले रिसीव कर चुके हैं, ठीक है. तो उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 3 दे सकते हैं, लेकिन हमने ₹2 के डिस्काउंट पे इशू किया तो बाकी ₹1 जो हमारा बैलेंस बच जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है. तो मतलब डिस्काउंट के लिए ये जो शेयर फॉरफीचर का अकाउंट है हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है. शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. अब देखो आफ्टर द रीइशू फॉरफिटेड शेयर्स द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज अ कैपिटल गेन. अब देखो वही मैंने बताया था, मान लो इसमें हमारे पास ₹3 है फॉरफीचर अकाउंट में और हमने ₹2 यूज़ कर लिए, ₹1 का बैलेंस बचा. ये जो चीज़ है ना रीइशू के बाद जो पैसा बचेगा फॉरफीचर अकाउंट में वो हमारे लिए कैपिटल गेन है. और अगर कैपिटल गेन है तो हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है. कैपिटल गेन को ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. और फिर हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो ये होगी कि ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है. कि हमने ये जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया. इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड, only that proportion of share forfeiture account which belongs to the reissued shares should only be transferred to capital reserve account, ठीक है. अब इन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर हमने सारे जो भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं, मान लो 100 फॉरफिटेड शेयर्स है, पूरे 100 के 100 हमने रीइशू नहीं किए, मतलब 50 किए हैं, ठीक है. तो सिर्फ वो प्रोपोर्शन शेयर फॉरफीचर में जाएगा जो री इशूड से रिलेटेड है. मतलब इन जो 50 शेयर्स जो हम रीइशू कर रहे हैं ना, इन पे जो अगर कोई हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचेगा सिर्फ उसे ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. हमें ये नहीं करना कि जो 50 शेयर्स है जो हमने अभी रीइशू भी नहीं किए हैं उनको भी हम जाके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दें. सिर्फ उस बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है जो रीइशू हो चुके हैं, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26. थैंक यू.